हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी इंग्लिश नंबर 1 चैनल स्पून क्लास में। जैसा कि जानते हैं हम लोग अपनी टॉपिक में पहुंच गए हैं लेक्चर 7 और मुश्किल से एक दो टॉपिक और है, उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर भी हो जाएगा खत्म। जैसा कि आप लोग के डिमांड थे कि सर आप टेस्ट लीजिए, तो आप बच्चों जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं बेटा उनके लिए बता दें कि हमारी स्पून क्लासेस ऐप पे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दिन लाइव क्लासेस टेस्ट लें तो बिल्कुल उसकी भी सुविधा हमारे शुभम सर द्वारा अवेलेबल करा दी जाएगी, तो आप बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। और जो बच्चे अभी सोच में डूबे हैं कि हम क्या करें, बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो मई होने वाला है खत्म, उसके बाद जून जुलाई से आपके क्लासेस फिर से स्कूल के ओपन हो जाएंगे, टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो उस समय आप पीछे रह जाओगे। कारण क्योंकि पढ़ाई इतनी तेजी से वो पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। तो अभी आपके पास समय है, गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं, आप इस चैनल से पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सके। आप पुराना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, हमारे बहुत सारे बच्चे इस चैनल से अच्छे मार्क्स ला चुके हैं। ठीक है, हम लोग देखिए बात करने वाले हैं विलियन की। विलियन जानने से पहले हम लोग इसके पहले की कुछ टॉपिकों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में है। आज की क्लास में हम थोड़ा सा रिपीट करने वाले हैं। क्या? लेक्चर 6। आखिर लेक्चर 6 में क्या क्या आपने पढ़ा? लेक्चर 6 में कुछ न्यूमेरिकल्स थे होमवर्क में, जैसा कि एक दो बच्चों ने भेजा, और कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर आप न्यूमेरिकल के आंसर दे दिया करिए, क्योंकि हम लोग लगाने के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि आंसर हमारा सही है कि नहीं। तो बिल्कुल बच्चों, नेक्स्ट टाइम से हम जब भी होमवर्क में न्यूमेरिकल लेंगे तो आपको आंसर जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बात करने वाले हैं अपने लेक्चर 6 की। तो जो बच्चे नहीं ओपन किए थे बेटा जल्दी से देख लीजिए, लेक्चर 6 में आपने क्या पढ़ा था। जल्दी जल्दी कॉपी निकालो बेटा, जितनी जल्दी कॉपी निकालोगे उतनी जल्दी क्लियर हो जाएगा। हम लोग लेक्चर 6 में पढ़े थे, देखिए, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, पराशर दाब। और हम लोग स्टार्ट करने वाले थे पराशर दाब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसकी जो पिछली टॉपिक थी वो थी प्रतिलोम परासरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी तक हम लोग अधिक से कम की ओर जा रहे थे, रिवर्स का मतलब कम से अधिक की ओर। इसमें हम लोगों ने पाया था रिवर्स ऑस्मोसिस में यह परासरण की विपरीत की क्रिया होती है, जिसे दाब लगाकर विलायक को कम संख्या सांद्रता से विपरीत सांद्रता में बदला जाता है। देखिए फॉर्मूला, अगर हम इसके विलेय के अणुभार की गणना करेंगे तो सबसे पहले जब भी सांद्रता की बात होगी तो आपको याद आना चाहिए आदर्श गैस समीकरण। अगर हम आदर्श गैस समीकरण को देखें तो हम लोग याद करेंगे PV = nRT। इसके बाद हम लोग सूत्र का निगमन किए थे। यहां से हमें चाहिए परासरण दाब। परासरण दाब को किससे दिखाते हैं? पाई से, है ना। परासरण दाब को दिखाते पाई से, तो फॉर्मूला हो गया पाई = CRT। यहां से हम निकालेंगे क्या? विलेय के अणुभार की गणना। देखिए तो फॉर्मूला निकला था, अगर हम भार की प्रेफरेंस करें तो W बराबर पाई इंटू V इंटू MW/RT, और अगर हम अणुभार को प्रेफरेंस करें तो क्या? MW बराबर WRT बटे पाई V। उसके बाद ये क्वेश्चन था 200 सेंटीमीटर आयतन वाले। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं वो जल्दी से लिख लीजिए। जो बच्चे लिख चुके हैं अच्छी बात है। देखिए फॉर्मूला था आपका, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक का है। 200 सेंटीमीटर आयतन में 1.26 ग्राम प्रोटीन का 300 केल्विन ताप पर मोलर द्रव्यमान बताइए। यदि परासरण दाब इतना हो तो हमेशा क्वेश्चन करने से पहले अपने आप से पूछिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर हम इतनी बातों को पढ़ लेंगे
तो हम लोग को ये चीजें अच्छे से आ जाएंगी। तो हमें आयतन पता चल गया, भार पता चल गया, ताप दिया है 300, मोलर द्रव्यमान बताना है, और परासरण दाब दिया है, आर का मान दिया है। तो फॉर्मूला आप इससे निकाल सकते हैं अगर ये आपको याद है तो, वरना अणुभार के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा बच्चों। क्या? एम डब्ल्यू बराबर W इंटू आर इंटू टी बटे पाई वी। और हमने आपको होमवर्क दिया था कि इसका बताइए मान कितना आएगा। तो जब इसका मान निकालेंगे तो देखिए, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। हमेशा एग्जाम में जो कटने लायक होगा उसको काट के डायरेक्ट बताइएगा आंसर। और इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा है, आप चेक करिएगा, 6.036। अगर इतना आपका आ रहा है तो सही, अगर इससे कम आ रहा है तो गलत है। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से कर लीजिए। इसका आंसर आया ये। और एक और क्वेश्चन दिए थे जो आपको होमवर्क में था, क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% यूरिया के परासरण दाब की गणना कीजिए। देखिए फिर से, अगर कोई न्यूमेरिकल आप लगा रहे हैं तो दिमाग में दो बातें बैठाइए। एक, क्या दिया है, दूसरा क्या निकालना है। तो अगर हम बात करें दिया की, तो हमें दिया है ताप, हमें दिया है आर, हमें दिया है मात्रा 5%। निकालना क्या है? परासरण दाब। तो अपने आप से वही कमिटमेंट करिए, जो चीजें दी हैं उसको आप लिखते जाइए। तो यहां लिख दीजिए सॉल्यूशन में दिया है। क्या दिया है भाई? दिया है आपको ताप। क्या बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया है? आर का मान 0.0821। बताइए, क्या ये बात पकड़ में आ रही है? अब 5% है तो विलयन की जो मात्रा हो जाएगी या विलयन का जो आयतन हो जाएगा, ठीक है, वो हमेशा याद रखिएगा 100 होने पर प्रतिशत होने पर 100 ml हो जाएगा। यूरिया की मात्रा 5%, मतलब यूरिया कितना हो गया? 100 है, तो बिल्कुल सही 5 ग्राम। टी सेल्सियस में होगा नहीं, इसको 273 जोड़ के बेटा केल्विन बना लो। तो जीरो में किसी भी चीज को जोड़ोगे तो वैल्यू उतनी ही आएगी, लेकिन अगर गुणा करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 0। और हमसे पूछा है परासरण दाब, मतलब पाई का मान। अब क्या हम लोग के पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें पाई भी आए, मात्रा भी आए, आर भी आए, विलयन की मात्रा भी आए? तो बिल्कुल याद करिए, पाई इक्वल टू इसी फॉर्मूले पे, पाई भी इक्वल टू NRT। पाई चाहिए तो पाई बराबर NRT बटा भी। N हम लोग क्या जानते हैं? N हम लोग जानते हैं W बटा MW। तो N की जगह आप लिख सकते हैं क्या? W बटा MW इंटू RT बटा भी। W का मान आपको दे दिया बेटा 5। MW निकाल लीजिए। यूरिया का फॉर्मूला अगर पूछा जाए कि सबसे पहले लेबोरेटरी में कौन सा यौगिक बना था, तो यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO यहां से इसका अणुभार निकाल लीजिए। क्या है? 14, 2, 12, 16, 14, 2, सबको जोड़ दीजिए। 14, 2, 16, 12, 28, 28, 16, 44, 44,
14, 58, 2, 60, 5/60 गुणे आर का मान दिया है 0.0821 और बटे आयतन जो है वो आयतन बिल्कुल 100 हो जाएगा। लिख लेते हैं। अब इसी को करना है सॉल्व। तो पहले इसको काट लो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ऊपर हो गया 0.0821, 12 का 100 में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 1200। अब क्या करिए, उसको एक चीज छूट रहा है, टी तो लिखे ही नहीं बेटा, टी 273। अब क्या करिए, ऊपर गुणा करिए 0.0821 में 273 से गुणा करिए तो आएगा आंसर आपका 0.0187 मात्रक हो जाएगा बार। ये हो जाएगा आंसर। पहले बताइए ये बात है क्लियर हुई कि नहीं? जिसको नहीं क्लियर हुई वो एक दो बार पीछे खींच के देखे। जितनी बार पीछे खींच के देखेगा उतनी बार हम बोलते हुए नजर आएंगे। बताइए बेटा, क्या ये बातें आपको क्लियर हो गई? तो आप यस सर में आंसर दो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, इसके बाद हम लोग बात किए थे असामान्य मोलर द्रव्यमान। किसी विलयन में विलेय के कण संगुणित अवियोजित होने पर उनके मोलर द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन कहलाता है क्या? असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसमें विलेय के कण संगुणित होने पर कणों की संख्या में कमी एवं मोलर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। याद हो गया क्या? विलेय के कण संगुणित होने पर कणों की संख्या में कमी एवं मोलर द्रव्यमान में वृद्धि होती है, और विलेय के कण वियोजित होने पर जब वो टूटते हैं तो कणों की संख्या में वृद्धि व मोलर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। बताइए, क्या यह बात क्लियर? ठीक है, ये हमारी पिछली टॉपिक थी। आज की टॉपिक हम बात करने थे वांट हाफ की। उम्मीद करते हैं आपको होमवर्क क्लियर हुआ होगा। वांट हाफ को प्रदर्शित करते हैं आई से। अगर बात हो वांट हाफ की खोज किसने की, तो नाम में ही छिपा है राज। क्या राज है? कि वांट हाफ की खोज करने वाले भी थे कौन? वही वैज्ञानिक। कौन? वांट हाफ। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्लियर हो गई आपको? परासरण दाब था। परासरण दाब में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। दूसरा प्रतिलोम परासरण था। उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को प्रतिलोम परासरण में भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कुछ आंकिक प्रश्न थे। कोशिश करिए ना बच्चों, एक छोटा सा फंडा बता रहे हैं, अगर आप इसको न्यूमेरिकल में लागू करेंगे तो 100% आपके मन का जो हवा है न्यूमेरिकल वाला वो हट जाएगा। हवा ये है कि प्रत्येक सूत्र से पांच प्रश्न सॉल्व करिए। जितने फॉर्मूले इस चैप्टर के अगर सबसे पांच क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 100% बता रहे हैं कि आपका फॉर्मूला और उससे दिया गया क्वेश्चन जो आपकी समस्या होती है, सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं लग पाता और सबसे इजी होता है, लेकिन हम लोग इस बात को ध्यान नहीं देते। तो अगर हर सूत्र से अगर आप 5 क्वेश्चन करना सीख गए तो 100% बता रहे आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम बात करने थे वांट हाफ की, तो वांट हाफ को बनाने वाले भी थे वैज्ञानिक का नाम क्या? वांट हाफ। पहले के वैज्ञानिक बहुत चालाक थे, जो भी नियम सूत्र देते थे उसको अपना नाम देते थे। उम्मीद करते हैं हमारे जितने बच्चे भी देख रहे हैं वो आगे चलकर उनसे भी बड़े वैज्ञानिक बने, और आप भी कोई एक्सपेरिमेंट करिएगा तो उसमें अपना नाम जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो कहा गया
कि असमान मोलर द्रव्यमान को समझाने के लिए, ठीक है, असामान्य मोलर द्रव्यमान को समझाने के लिए वॉन हाफ वैज्ञानिक ने एक प्रतीक प्रस्तुत किया जिसे कहा गया क्या? वॉन हाफ गुणांक प्रस्तुत किया जिसे वॉन हाफ गुणांक कहा जाता है। गुणांक कहा जाता है। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत है? इनके अनुसार, किनके वैज्ञानिक का नाम भी था वॉन हाफ, इनके अनुसार बताइए, समझ में आ रहा है? अणुसंघ के गुणधर्मों के, अणु संख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित व सैद्धांतिक, प्रेक्षित व सैद्धांतिक मानों का अनुपात, मतलब उनकी जो वैल्यू होती है, मानों का अनुपात मतलब रेशियो, है ना? क्या? वॉन हाफ गुणांक कहलाता है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या? वॉन हाफ गुणांक को दिखाते हैं आई, ऊपर हमें चाहिए वियोजन या संगुणन के बाद, वियोजन या संगुणन के बाद अणुसंख्य गुणधर्म का प्रेक्षित मान। देखिए बेटा, दो मान होंगे, एक मान प्रेक्षित और एक मान सैद्धांतिक। प्रेक्षित मान वह होता है जिसे हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध करते हैं, और सैद्धांतिक मान वो होता है जो हमें दिया होता है। जैसे जी का मान आप 9.8 अगर निकाले तो वो प्रेक्षित मान है, लेकिन अगर हम क्या करें, उसे प्राप्त किए ये या फिक्स है तो वो सैद्धांतिक है। तो ऊपर हो गया प्रेक्षित मान और नीचे वियोजन या संगुणन के बाद अणुसंख्य गुणधर्म का सैद्धांतिक मान। इन्हीं दोनों मानों का अनुपात कहलाता है क्या? वॉन हाफ गुणांक। अब जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं उनको एक बता दे, अगर आप चाहते हो कि हम टेस्ट दें, पिछली जो भी टॉपिक हम पढ़ाए वो टॉपिक हमें समझ में आ जाए, तो आप जल्दी से हमारे शुभम क्लासेस ऐप पे जाइए। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। प्ले स्टोर में जाकर आप टाइप करिए शुभम क्लासेस ऐप, वहां से इसको डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद आप चेक करिए। इस चैनल से बहुत सारे बच्चे 98, 93, 90 मार्क्स पा चुके हैं। तो आपको भी अगर अपना सुनहरा भविष्य संवारना है तो जल्दी से इसमें ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के लिए मात्र सिर्फ आपको 999 मतलब 999 रुपए पे करने होंगे, और उसके साथ साथ कुछ फ्री मिल जाएगा आपको 599 का क्रैश कोर्स। टॉप 100 बैच में बेटा शामिल हुई है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, हेड राइटिंग नोट्स, प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज
और उसमें जुड़ने के लिए एक छोटा सा पेमेंट करना होगा इस नंबर पर। पेमेंट करने के बाद अगर कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सअप हमारे इस नंबर 7084817709 पे आप कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो टेलीग्राम पे मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन, परेशानी या फॉर्मूला हो तो उसमें जरूर डिस्कस करिए। ठीक है, क्या ये बातें क्लियर हैं? तो हम बात कर रहे थे क्या, वांट हाफ गुणांक की। तो वांट हाफ गुणांक क्लियर हो गया कि वियोजन या संगुलन के बाद उनके प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान का जो अनुपात होता है उसी को ही कहते हैं क्या, वांट हाफ गुणांक। बताइए बेटा, क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो यस सर में आंसर दीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वियोजन की मात्रा हम लोग कैसे निकालेंगे कि किसी क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो वियोजन की मात्रा बेटा जिसे प्रदर्शित करते हैं अल्फा से की गणना। तो अगर हम किसी में वियोजन की मात्रा निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ए से कोई अभिकर्मक टूटकर Na में चला गया। ठीक है, तो हम क्या पाए, प्रारंभ में जो सांद्रता थी वो 0 थी। प्रारंभ की बात करें तो क्या थी, 1 और 1 से क्या हो गई 0, बढ़ाते हैं ना। टी समय बाद, टी समय बाद, तो टी समय बाद आपका 1 माइनस अल्फा से साफ साफ दिख रहा है कि एन अल्फा हो गया। ठीक, अल्फा क्या है, अल्फा माना वियोजन की मात्रा है, माना अल्फा वियोजन की मात्रा है। मतलब वियोजन की मात्रा को प्रदर्शित करते किससे, अल्फा से। ठीक है, सैद्धांतिक मान यहां से निकालिए। क्या दिख रहा है बेटा, सैद्धांतिक मान में आपके पास पहले क्या था, 1 और प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना आ गया 1। अब यहां से प्रेक्षित मान निकाल लीजिए। प्रेक्षित मान आप देख लीजिए, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। कुछ नहीं किए, सारी चीजें आपको बोर्ड से ही मिल गई हैं, हमने कुछ नहीं किया। यहां से अल्फा अगर कॉमन भी कर लेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस अल्फा एन माइनस 1। यहां से हम दोनों अल्फा को कॉमन कर लिए। एक मिनट, अल्फा को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा आगे 1 माइनस एन, क्योंकि यहां एन अल्फा था, यहां अल्फा है। तो दो मान मिल गए, एक हमें सैद्धांतिक और एक हमें प्रेक्षित। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वांट हाफ गुणांक। हमारे बच्चे जानते हैं कि वांट हाफ गुणांक का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जहां प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान के अनुपात को दिखाते हैं। अतः क्या बेटा, वांट हाफ गुणांक क्या हो गया, प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान आपका था, ये देखिए, सैद्धांतिक मान आपका है ये, क्या हो गया 1 माइनस अल्फा 1 माइनस एन बाई 1, मतलब वैल्यू आ गई 1 माइनस अल्फा 1 माइनस एन। ठीक है, ये था हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप चेंज करें,
इस लाइन में कोई दिक्कत है? आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इस लाइन में कोई दिक्कत है तो बताइए। थोड़ा सा और चेंज करें इसको। वहां था गुणांक आई से दिखाते हैं, तो क्या हो गया? आई बराबर 1 माइनस अल्फा 1 माइनस एन। इस 1 को भेज दो इधर। जब 1 को इधर भेजेंगे माइनस लगा के, तो माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा 1 माइनस एन। मुझे अल्फा का मान चाहिए, तो अल्फा बराबर आई माइनस 1 बाई 1 माइनस एन। बताइए, ये एक फॉर्मूला निकल गया अल्फा का, आई माइनस 1 माइनस एन। ठीक है, चलिए स्टेप 2 आई बेटा। वो तो वियोजन था। अगर हम संगुणन की मात्रा अल्फा की गणना करें तो ठीक है, एक बार वियोजन एक बार संगुणन। तो अगर हम संगुणन को निकाल रहे तो क्या हो जाएगा? Na 1a टू द पावर n। तो प्रारंभ में सांद्रता क्या हो गई? ये हमारा स्टेप 2 है। फिर से वही 1 और 0। t समय बाद क्या हो गया? तो t समय बाद हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा और अल्फा बाई एन। अब यहां से फिर मान निकाल लीजिए दोनों। क्या? सैद्धांतिक और प्रेक्षित मान। अगर यहां से हम सैद्धांतिक मान की बात करें तो सैद्धांतिक मान हमारा हो गया 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। और प्रेक्षित मान आप देख सकते बेटा जो नीचे है 1 प्लस अल्फा प्लस का है, माइनस है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ये हो गया हमारा प्रेक्षित मान। अब इसी को उठाकर हम वहां था गुणांक वाले फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला क्या था? आई बराबर प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। मुझे चाहिए प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान हम देखें ये है। मुझे चाहिए सैद्धांतिक मान। सैद्धांतिक मान देखिए ये है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। और इस पूरे के बटे क्या हो जाएगा? 1। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब क्या करिए, दोनों पक्षों पहले 1 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया? I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। इस n को हटाना है तो n से दोनों पक्षों में गुणा कर दें। तो जब n से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा क्या? n इंटू आई इक्वल टू 1 इंटू एन माइनस अल्फा इंटू एन प्लस अल्फा इंटू एन बाई एन। अब n से n को क्या कर दीजिए? काट दीजिए। तो क्या हो गया यहां? एन आई इक्वल टू एन माइनस अल्फा एन
प्लस अल्फा। n को n के साथ भेज दो, अल्फा को अल्फा के साथ भेज दो। तो अगर n को n के साथ भेजा जाए, देखो बेटा हम लोग क्या पा रहे हैं, इस n को ले आओ इधर, तो n माइनस i माइनस n, यहां से अल्फा को आगे कर लो, तो अल्फा माइनस अल्फा n, यहां से n कॉमन हो जाएगा, यहां से अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो n कॉमन हुआ तो i माइनस 1 बराबर अल्फा कॉमन हुआ तो 1 माइनस n। फॉर्मूले में आपको चाहिए अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा n i माइनस 1 बाई 1 माइनस n। बताइए बेटा, ये आपको अल्फा की वैल्यू समझ में आई कि नहीं? दो चीजें हैं, एक वियोजन है और एक संगुणन है। अगर हम बात करें वियोजन की मात्रा की, तो हम लोगों ने पाया कि जो वान ठाक गुणांक है उसको समझाने के लिए वान ठाक वैज्ञानिक ने एक नियम बनाया। उन्होंने वान ठाक गुणांक को कहा कि अगर अणुसंघ के गुणधर्म हैं तो वो प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान के अनुपात को प्रदर्शित करेंगे, उसे ही वान ठाक गुणांक कहते हैं, और प्रदर्शित करने के लिए सिंबल दे दिया I। तो वियोजन या संगुणन के बाद अणुसंघ के गुणधर्म की प्रेक्षित मान और बटे सैद्धांतिक मान का जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं क्या? वान ठाक गुणांक। इसको समझाने के लिए हमने दो स्टेप बनाए। पहला स्टेप हमारा था वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा को अगर ले तो हमने एक अभिक्रिया ली, उस अभिक्रिया को रखा, A टूटकर Na हो गया, प्रारंभिक सांद्रता 1 और ये हो गई आपकी 0। माना अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा है। t समय बाद 1 माइनस अल्फा n अल्फा, तो प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान दोनों हम निकालेंगे। तो सबसे पहले सैद्धांतिक मान हम क्या किए, जो प्रारंभिक सांद्रता थी दोनों के लिए 1 प्लस 0 इक्वल टू 0, प्रेक्षित मान 1 माइनस अल्फा एन अल्फा, तो वैल्यू आ गई हमारी ये। इस लाइन में कोई दिक्कत? स्टेप टू हमारा कह रहा है संगुणन की मात्रा। संगुणन की मात्रा के लिए हमने दूसरा लिया Na एरो 1 a पावर n। यहां फिर हमने प्रारंभिक सांद्रता प्रेफरेंस की 1 और 0, तो t समय बाद हमने पाया 1 माइनस अल्फा अल्फा बाई n। ठीक है, यहां से फिर सैद्धांतिक मान क्या निकला? सैद्धांतिक मान निकला 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, और प्रेक्षित मान हमारे पास निकला 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। यहां से देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए कि प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान रखा, मान रखने के बाद i इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, i इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ठीक है, दोनों पक्षों में n से गुणा कर दिए, और n से गुणा करने के लिए n को लाकर यहां कॉमन कर लीजिए, तो अल्फा का मान निकला n i माइनस 1 इक्वल बटे 1 माइनस n। बताइए बेटा, ठीक है? एक छोटा सा फंडा लिखेंगे, फंडा लिखिए, वान हाफ की गुणांक के रिकॉर्डिंग है, लिखिए बेटा, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक मतलब जिसमें क्या है? COOH है, के लिए वान हाफ गुणांक जिसको दिखाते I से का मान क्या? 1/2 तथा n का मान
दो होता है, ये फिक्स है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन की। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जल्दी जल्दी आप कॉपी के नोट्स बना लीजिए। बस 2 टॉपिक और है, उसके बाद ये चैप्टर हो गया खत्म। चलो बाय बाय।